नमस्कार बच्चों, जोहार सभी को। आप सभी बच्चे से मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग सब लोग अपनी तैयारी को बहुत तीव्र गति से और आगे बढ़ा रहे होंगे, क्योंकि आपके परीक्षा के अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। इस बीच में मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए मैं लाइव नहीं आ पाया। तो मैं आप लोगों के लिए अब पार्ट बाय पार्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सेकेंड बुक के 12th क्लास का जो चैप्टर है, आपका तीसरा चैप्टर हम लोग चल रहे थे 12th क्लास में, और उसमें से सेकेंड बुक का जो है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, ये जो बुक है आपका, इसी बुक से हम लोग ले रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो ये बुक आप लोग निकाल लेंगे और इस बुक में देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं करवा ले रहा हूँ, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है या शॉर्ट क्वेश्चन है। सबको जैसा क्वेश्चन आ रहा है वैसा मैं करवाता जा रहा हूँ, जैसा कि पीछे लाइव में करवा रहा था। अब मैं यूट्यूब वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसके आधार पर आप लोग अपने समय के अनुसार इसको कर लेंगे। तो देखे होंगे कि हम लोग इसमें कौन कौन से चैप्टर कर चुके हैं। जो पहला चैप्टर का था वो भी हो चुका है। दूसरा चैप्टर में जो बस्ती थी, मानव बस्ती, उसको भी हम लोग कर लिए हैं। और तीसरा जो चैप्टर है वो लैंड यूज, ये भू संसाधन तथा कृषि, इसी पे अभी हम लोग चल रहे हैं। और इसमें पिछला जो लाइव क्लास था उसमें हम लोग बहुत सारी चीजें कर चुके थे। उसमें जो लास्ट क्वेश्चन था हम लोगों का, भारत में फसल ऋतुएं, भारत में कृषि ऋतु या फसल ऋतु कहते किसे हैं, उसे हम लोग कर चुके थे। तो जो भी बच्चे वीडियो नहीं देखे होंगे या फिर चैनल में नए होंगे, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं। उन सभी लाइव क्लास के सेक्शन में जाके देख सकते हैं। ये तो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन लाइव सेक्शन में जाके देख लेंगे, वहाँ पे सारा वीडियो इस बुक का सारा मैं अपलोड किया हुआ हूँ। और पहले का सब तो है ही, लेकिन इस बुक का आपको सारा मिलेगा। और उसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में आने की संभावनाएं प्रबल है। इस बार 2026 के जैक इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में भूगोल विषय में आने की संभावनाएं अधिक है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। और आज का जो प्रश्न हम लोग ले रहे हैं, पिछला जो प्रश्न था उससे आगे बढ़ते हैं। हम लोग पिछला प्रश्न जो किए थे पिछला लाइव क्लास में, वो था कृषि फसल ऋतु से या फसल ऋतु से क्या समझते हैं। तो उसको हम लोग रवि, खरीफ और जायद फसल में बांट चुके थे, विस्तृत रूप से उसको देखे थे। आज का जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। जो पहला प्रश्न आज मैंने बनाया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर आपकी इस बुक से, तो उसको देखिए, ये आपका है आज का क्वेश्चन। इसमें क्या है, तो आर्द्रता के प्रमुख उपलब्ध स्रोतों, बात किया जा रहा है आर्द्रता के प्रमुख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर भारत में कृषि को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। समझिए चीजों को, बोला जा रहा है कि आर्द्रता के प्रमुख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर, यानी जल की मात्रा के आधार पर। आर्द्रता मतलब क्या, यानी कि जल की मात्रा। तो जल कहाँ पे कितना है, उस आधार पर भारत में कृषि के प्रकारों को दो वर्गों में बांटते हैं। पहला कौन है, सिंचित कृषि, और दूसरा कौन है, वर्षा निर्भर कृषि। ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव में कितने वर्गों में बांटते हैं, आर्द्रता के आधार पर, आर्द्रता के प्रमुख उपलब्ध स्रोत के आधार पर। अब यहीं पे आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बना सकता है कि सिंचित कृषि और वर्षा निर्भर अथवा बरानी कृषि में तुलनात्मक अंतर प्रस्तुत कीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे तुलना भी कर दिया है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, जैसे प्रश्न आएंगे उस तरह से आप इसको बना लेंगे। सबसे पहले हम लोग अगर इसकी परिभाषा जानना चाहें, तो परिभाषा क्या है सिंचित कृषि की, वह कृषि जिसमें फसलों को प्राकृतिक वर्षा के अतिरिक्त कृत्रिम साधनों जैसे नहरों, कुओं, नलकूपों, तालाबों एवं जलाशयों द्वारा नियमित रूप से सिंचाई कर कृषि की जाती है, उसे हम लोग सिंचित कृषि कहते हैं। परिभाषा स्पष्ट हो गई। इस प्रकार जब खेती केवल वर्षा जल पर निर्भर ना होकर सिंचाई के साधनों से भी की जाती है, तब उसे हम लोग सिंचित कृषि कहते हैं। तात्पर्य स्पष्ट है कि वह कृषि जिसमें फसलों की प्राकृतिक वर्षा, यानी वर्षा के द्वारा तो सिंचाई हो ही जाता है प्रकृति रूप से, लेकिन अगर वर्षा कम हो तो अन्य साधनों से भी वर्षा की जाती है, कृषि की जाती है, तो ऐसे कृषि को हम लोग सिंचित कृषि कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा का पार्ट हो गया। अगर मान लीजिए एक नंबर पूछ दिया कि सिंचित कृषि से क्या समझते, तो इसको आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछेंगे तो आगे भी लिखेंगे। ठीक है, इसको कर लिया। अब दूसरा पॉइंट में मैंने क्या दिया है, सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर क्यों सिंचाई किया जा रहा है सिंचित कृषि में, तो उस आधार पर भी सिंचित कृषि को पुनः दो वर्गों में बांटते हैं। और वो दो वर्ग कौन कौन से हैं, तो पहला हो गया रक्षित सिंचाई कृषि और दूसरा उत्पादक सिंचाई कृषि। तो सिंचित कृषि को दो वर्गों में, रक्षित सिंचाई कृषि, उत्पादक सिंचाई कृषि। आधार क्या था, तो उद्देश्य, किस उद्देश्य के आधार पर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए वैसी सिंचित कृषि जिसमें सिंचाई का मुख्य उद्देश्य
आर्द्रता की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाना है, उसे सिंचाई कृषि कहते हैं। स्पष्ट हो गई चीजें, उसे सिंचाई कृषि कहते हैं, ठीक है ना, उसे सिंचाई कृषि कहते हैं। अब इसमें देखिए नीचे हम लोग इसका परिभाषा अगर पूछ दे कि रक्षित सिंचाई कृषि से क्या समझते हैं, तो रक्षित सिंचाई कृषि यहाँ पे स्पष्ट हो जाएंगी चीजें। बाद में आता है कि वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा किया जाना तथा अधिकतम क्षेत्र को पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य होता है। किसका? तो रक्षित सिंचाई कृषि का। यानी फसलों को पानी की कमी से बचाना होता है, ठीक है, ताकि फसल बच जाएंगे तो आगे चलकर उसमें फल आएंगे और फल फिर प्राप्त होंगे उन फसलों से, ठीक है। दूसरा है उत्पादक सिंचाई कृषि। उद्देश्य क्या है? यहाँ पे फसलों को बचाना उद्देश्य है, इसलिए रक्षित सिंचाई कृषि बोले। यहाँ पे क्या है? तो उत्पादन को बढ़ाना है। सिंचाई हम अधिक से अधिक करेंगे तो उतना उत्पादन बढ़ेगा। तो वैसी सिंचित कृषि जिसमें फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराकर अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करना हो, उसे उत्पादक सिंचाई कहते हैं। यानी कि सिंचाई कृषि अगर हम करें तो उसका उद्देश्य क्या है? अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट में इसी को हम लोग लिख लिए हैं। उत्पादक सिंचाई में जल निवेश की मात्रा रक्षित सिंचाई की अपेक्षा अधिक होती है। यानी कि इस कृषि में जो सिंचाई की जल की मात्रा है, ठीक है, उससे अधिक मात्रा आपको इसमें होगा। किसमें? तो उत्पादक सिंचाई कृषि में अधिक की आवश्यकता है। तो इस प्रकार हम लोग एक तरफ देख लिए सिंचित कृषि के पूरी कहानी को हम लोग पूरा देख लिए, परिभाषा सिंचित कृषि को देखें, उसकी विशेषता देखें और उसका वर्गीकरण देखें 2 वर्गों में, इसको भी पूरा देख लिया। अब दूसरी ओर देखते हैं वर्षा निर्भर अथवा बरानी कृषि कहते किसे हैं और वो कितने वर्गों में बटा हुआ है। तो बरानी या वर्षा निर्भर कृषि की परिभाषा को देख लीजिए आप लोग। वर्षा निर्भर अथवा बरानी कृषि वह कृषि है जिसमें फसलों की सिंचाई के लिए केवल प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक वर्षा, जो प्रकृति वर्षा करवाती है, तथा कृत्रिम सिंचाई के साधनों का उपयोग बहुत कम या नहीं के बराबर होता है, ठीक है। तो वैसी सिंचित कृषि या फिर वर्षा निर्भर कृषि जो, या जिसे हम लोग बरानी कृषि कहेंगे, वर्षा निर्भर अथवा बरानी कृषि वह कृषि है जिसमें फसलों की सिंचाई के लिए केवल प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर ना रहना पड़ता है तथा कृत्रिम सिंचाई के साधनों का उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। वैसे कृषि को ही हम लोग वर्षा निर्भर या बरानी कृषि कहते हैं। इस प्रकार जिस खेती में फसलें वर्षा के पानी से ही उगाई जाती हैं उसे बरानी अथवा वर्षा निर्भर कृषि कहते हैं, है ना। जो सिर्फ और सिर्फ वर्षा निर्भर पानी से ही उग जाती हैं या उत्पादन होता है, उसे हम लोग बरानी अथवा वर्षा निर्भर कृषि कहते हैं। दूसरे पॉइंट में हमने इसकी विशेषता के तहत 2 वर्गों में बांटा है। वर्षा निर्भर अथवा बरानी कृषि को भी कृषि ऋतु में उपलब्ध आर्द्रता के मात्रा के आधार पर पुनः 2 वर्गों में बांटते हैं। कृषि ऋतु मतलब जब कृषि ऋतु 3 हम लोग किए थे ना, खरीफ, रबी, ठीक है, या जायद, तो जब वर्षा होती है तो वर्षा में ही वहां पे की जाएगी, क्योंकि वर्षा निर्भर है पूरी तरह से, है ना। तो इसमें 2 वर्गों में बांटते हैं बच्चे लोग। पहला है शुष्क भूमि कृषि और दूसरा है आर्द्र भूमि कृषि, ठीक है। तो शुष्क भूमि कृषि किसे कहेंगे एक बार देख लेते हैं। तो भारत में शुष्क भूमि कृषि मुख्यतः उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वर्षा की मात्रा, वार्षिक वर्षा की मात्रा 75 सेंटीमीटर से कम होता है, ठीक है। इसमें शुष्कता को सहने में सक्षम फसलें उगाई जाती हैं, जैसे रागी। रागी मतलब क्या? मड़ुआ, जिसको हम लोग मड़ुआ बोलते हैं, वही रागी है। बाजरा, मूंग, चना तथा गवार। गवार क्या है? तो चारा की फसल है, एक प्रकार का जानवरों को खिलाने वाला एक फसल है, ठीक है, आदि को उगाई जाती है। अगला तीसरा पॉइंट क्या लिखे? छोटा छोटा है, मैं पढ़ दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। इन क्षेत्रों में आर्द्रता संरक्षण की अनेक विधियां अपनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये भूमि शुष्क भूमि क्षेत्र होता है ना। जल कम होता है तो जल को जितना अधिक से अधिक बचाकर यूज किया जाता है इस कृषि भूमि में, ठीक है। अगला है आर्द्र भूमि कृषि, ठीक है, आर्द्र भूमि कृषि, इसको समझ लीजिए। भारत में आर्द्र भूमि कृषि मुख्यतः उन प्रदेशों में की जाती है जहां वर्षा जल पौधों की जरूरत से अधिक होता है। जहां वर्षा का जो जल होता है पौधों की जरूरत से अधिक होता है, यानी जितना जरूरत है उससे अधिक उसको पानी मिल जा रहा है, ठीक है। इसमें फसलें उगाई जाती हैं, वैसी फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें पानी की अधिक आवश्यकता होती है। जैसे चावल, देखिए चावल जब हम लगाते हैं तो पूरा पानी भरा रहता है खेत में। जूट, गन्ना यानी कि कतारी जिसको ईख भी बोलते हैं, और ताजे पानी की जल कृषि,
ये सबको अधिक से अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। और ये कहाँ पे होता है? तो ये बाढ़ तथा मृदा अपरदन का सामना करने वाले क्षेत्रों में किया जाता है, क्योंकि अधिक वर्षा हो रही है तो वहां पे बाढ़ आने का खतरा बना रहता है, और ज्यादा जल वर्षा होने लगेगी तो मृदा अपरदन भी होगा। तो ये एक समस्या है इस क्षेत्र की। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट्स के रूप में भी देख लिए, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी देख लिए, और लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी देख लिए, इवन मैपिंग में भी देख लिए कि सिंचित कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है, वर्षा निर्भर किन क्षेत्रों में की जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि कौन सा है, और वो 10वां नंबर प्रश्न को मैंने लिया है। वो है, भारत के समस्त बोए क्षेत्र के कितने भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं? खाद्यान्न मतलब जो हम खाने में यूज करते हैं। तो पूरा जितना फसल उगाया जाता है उसका कितना क्षेत्र में? तो 2/3 भाग पर, लगभग 66% भाग पर, है ना। 1/3 मतलब 33%, 2/3 मतलब 66.5%, और 3/3 मतलब पूरा हो गया 100% के आसपास में, ठीक है ना। तो भारत, इसको समझ लीजिए, इसके संदर्भ में कुछ बातें समझ लीजिए ताकि शॉर्ट्स में आए तो लिख लें आप लोग। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में खाद्यान्नों की महत्ता को इस तथ्य से मापा जा सकता है कि देश के समस्त बोए गए क्षेत्र के 2/3 भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है ना। तो भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में खाद्यान्न फसलों की सबसे अधिक महत्व है। क्यों? क्योंकि इसके 2/3 भाग पर सिर्फ और सिर्फ खाद्यान्न फसल ही खाने वाले फसलों को उत्पादन करते हैं। देश के सभी भागों में खाद्यान्न फसलें प्रमुख हैं, भले ही वहां ये फसल या तो जीविका निर्वाह के रूप में की जा रही है, जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था के रूप में, या तो व्यापार के उद्देश्य से की जा रही है। क्लियर है चीजें? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अनाज की संरचना, जो अनाज है खाने का, खाद्यान्न का, तो अनाज की संरचना के आधार पर खाद्यान्नों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है? तो मुख्यतः 2 वर्गों में करते हैं बच्चे लोग। पहला है अनाज और दूसरा है दालें, ठीक है। जो पल्सेस है, दाल और अनाज, तो 2 वर्गों में बांटते हैं। भारत में कुल बोए गए, अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में कुल बोए गए क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर अनाज बोए जाते हैं? दाल नहीं, अनाज। अनाज और दाल दोनों हो गए खाद्यान्न, लेकिन अब अनाज का सिर्फ बात कर रहे हैं। तो अनाज लगभग 54% भाग पर किया जाता है, जबकि खाद्यान्न 66% पर, है ना। अनाज क्या है, ये दोनों को मिला देंगे तो 66%, अनाज और दालें, और सिर्फ अनाज की बात करेंगे तो 54%, ठीक है। भारत विश्व का लगभग 11% अनाज उत्पादन करता है, ठीक है। और इस अनाज उत्पादन करने के बाद ये क्या है, तो अमेरिका पहला पोजीशन पर है और चीन दूसरे पोजीशन पर है, इसके बाद तीसरे पोजीशन पर है, ठीक है। तो अमेरिका सबसे अधिक अनाज का उत्पादन करता है, दूसरा स्थान चीन का है और तीसरा स्थान भारत का है, जो कि भारत में 11% होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका वर्गीकरण, अनाजों का वर्गीकरण हम लोग करेंगे, है ना। तो भारत विविध प्रकार के अनाजों का उत्पादन करते हैं, जिन्हें मुख्यतः 2 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। पहला कौन हो गया, तो उत्तम अनाज, और दूसरा कौन हो गया, तो मोटा अनाज। देखिए ये इसमें बहुत सारे प्रोटीनियस होते हैं चीजें, ठीक है। मोटे अनाज में अभी देखिएगा डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं, चिकित्सक लोग, कि मोटे अनाज आप खाएं ताकि उससे आपको अधिक से अधिक खनिज तत्व के साथ साथ प्रोटीन भी मिलता रहे। तो उत्तम अनाज और मोटे अनाज के रूप में हम लोग अनाज को 2 वर्गों में बांटे। उत्तम अनाज में कौन आ जाएगा, तो चावल और गेहूं, यही ना मुख्य अनाज है हम लोगों का, चावल और गेहूं। जबकि मोटे अनाज में कौन कौन आ जाएंगे, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी। दिख नहीं रहा होगा, मैं पढ़ दे रहा हूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी। प्रश्न आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में, इनमें से कौन सा मोटा अनाज है, तो इस चारों को याद रखिएगा। उत्तम अनाज कौन है, तो ये दोनों याद रखिएगा। इस प्रकार हम लोग 12 नंबर को क्वेश्चन भी देख लेंगे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन में अब लाऊंगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में ला रहा हूं, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको देख लीजिए। प्रश्न क्या है, इसमें से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। इस प्रकार के कुछ प्रश्न देखिए, चावल की कृषि के लिए आवश्यक अनुकूल भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी हैं, तथा भारत एवं विश्व में इसके उत्पादन एवं वितरण की सचित्र व्याख्या प्रस्तुत करिए। देखिए अगर एग्जाम में आपको सचित्र ना भी रहे, सिर्फ बोलेगा कि चावल की अनुकूल भौगोलिक दशाओं को बताते हुए भारत में इसका वितरण को बताएं, तो भी पूरा सब चीज लिखना है। मैंने स्पष्ट कर दिया है, चित्र आपको बनाना ही बनाना है। और मैं इस क्वेश्चन में विश्व और भारत दोनों स्तर पे कर रहा हूं, हालांकि आपको भारत पर पूछेगा, लेकिन बाय द वे अगर पूछ दे विश्व का तो आपके पास विकल्प उपलब्ध रहेगा, एक नजर भी पढ़े रहिएगा तो वहां आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग चावल की परिभाषा को समझते हैं। आंसर कैसे देना है, देख लीजिए, इसी फॉर्मेट में आपको देना है, एकदम इसी तरह कॉपी करके आइएगा आप, ठीक है। देख लीजिए, परिभाषा है, चावल एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय खाद्यान्न फसल के तहत उत्तम अनाज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है। ये कैसा था, अनाज था, और अनाज में भी कौन, तो उत्तम अनाज,
परिभाषा हो गया। चावल की अच्छी खेती अथवा उच्च उत्पादकता के लिए निम्नलिखित अनुकूल भौगोलिक दशाएं आवश्यक है। ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या चाहिए चावल के लिए? सबसे पहले हम लोग जलवायु देखेंगे, क्लाइमेट। तो क्लाइमेट कैसी होनी चाहिए? उष्णकटिबंधीय, गर्म व आर्द्र जलवायु अनुकूल है। ठीक है। तापमान यहाँ पे कितना होना चाहिए? लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मैक्सिमम 28 होता है, लेकिन अब किताबों में देखते हैं 25 से 30 के बीच में लिखा रहता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसके बीच में होना चाहिए तापमान। और जलवायु इस प्रकार की होनी चाहिए। वर्षा कैसी होनी चाहिए? तो वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा या सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो। इससे अधिक भी वर्षा होगी तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्या है? वर्षा निर्भर फसल है, और उसमें भी कैसी? तो उसमें भी ये अधिक वर्षा निर्भर वाले में है। ठीक है ना। आर्द्र भूमि कृषि है। चावल कैसी? आर्द्र भूमि है, यानी अधिक से अधिक में वो दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं मृदा। मृदा कैसी होनी चाहिए? तो दोमट या चिकनी मृदा, जिसमें कि जल धारण क्षमता अधिक हो। भूमि देख लेते हैं, तो समतल मैदान, नदी के मैदान और डेल्टा क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। भारत में इन क्षेत्रों में इसका वितरण पाया जाएगा। सिंचाई, इरिगेशन देख लेते हैं, तो मानसून वर्षा कम होने पर सिंचाई की सुविधा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, तभी चावल का उत्पादन हम कर पाएंगे। अगला है श्रमिक। तो सस्ते श्रमिकों यानी कृषि मजदूरों की उपलब्धता आवश्यक है। क्यों? क्योंकि धान के पौधों को लगाना, उनको काटना, इसमें मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, कृषि मजदूरों को। ठीक है ना। भले ही वो अकुशल कृषि मजदूर हो, लेकिन वो आवश्यक है। ठीक है, आगे देखते हैं इसी क्वेश्चन को हम लोग। ये तो हो गया भौगोलिक दशा। अब आगे इसका वितरण को देख लेंगे हम, उत्पादन और वितरण, चावल का उत्पादन और वितरण को देखेंगे। ठीक है, तो भारत में चावल का उत्पादन एवं वितरण। अब देखिए, आपके एनसीईआरटी बुक में पुराना डाटा है, 2015 का डाटा दिया हुआ है, लेकिन मैंने क्या किया है पता है आप लोगों को? मैंने यहाँ आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ है भारत सरकार के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा जो बजट पेश किया जाता है, उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण होता है, उसमें नए आंकड़े आते हैं, उस नए आंकड़ों को मैं शामिल कर दिया हूँ। ठीक है, तो आपको इसी को लिखना है आंसर में। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत विश्व का सबसे अधिक चावल उत्पादक देश बन गया। ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में आए तो आपकी किताब में दूसरा लिखा होगा, लेकिन अभी वर्तमान में ये प्रथम स्थान पर है इस डाटा के आधार पर। तो अगर ऑब्जेक्टिव भी आवे तो आप पहला स्थान मारिएगा। आपके एनसीईआरटी में 2015 का डाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो भारत पहले स्थान पर आ गया है। भारत का 2024-25 में चावल उत्पादन लगभग 150 मिलियन मीट्रिक टन, करीब 150 मिलियन टन है ना। ये हो गया उत्पादन। भारत में कितना उत्पादन चावल होता है एक वित्तीय वर्ष में? 2024-25 में चावल उत्पादन इतना रहा। अब एक कृषि वर्ष की बात की जा रही है ना। अब देखते हैं भारत के प्रमुख चावल उत्पादक राज्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन है? तो सबसे अधिक कौन उत्पादन कर रहा है? उत्तर प्रदेश। कितना? कुल उत्पादन का 13.8%। तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, दूसरे पोजीशन पर है, 11.6% कर रहा है कुल उत्पादन का भारत में। पश्चिम बंगाल 10.7%, पंजाब 9.6%, छत्तीसगढ़ 6.9% और उड़ीसा 6.3%। तो इस प्रकार देखिए भारत के प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका वितरण। ये तो हम लोग उत्पादन देख लेंगे भारत में, अब वितरण देखते हैं। भारत में चावल उत्पादन क्षेत्र का वितरण निम्न क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाया जाता है। वो क्षेत्र कौन कौन है देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला, समुद्र तल से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र, वो कोई भी राज्य के हो सकते हैं, मैं भौगोलिक क्षेत्र में बता रहा हूँ। समुद्र तल से यानी सी लेवल से 2000 मीटर की ऊंचाई तक की, ध्यान रखिएगा, उससे ऊंचाई वाले क्षेत्र में चावल की खेती नहीं होगी। क्यों? क्यों? क्योंकि वहां पे उष्णकटिबंधीय जलवायु नहीं पाई जाएगी, वहां पे शीतोष्ण या शीतकटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी, इसलिए। तो समुद्र तल से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में चावल की खेती संभव है। दूसरा कौन सा क्षेत्र है भारत का? तो पूर्वी भारत के आर्द्र भागों से लेकर पूर्वी भारत की ओर जाएंगे, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, है ना, या फिर उड़ीसा, ये सब, आंध्र प्रदेश। तो पूर्वी भारत के आर्द्र प्रदेशों से लेकर उत्तर पश्चिमी भारत के जो शुष्क प्रदेश हैं, जैसे अरावली के पूर्व वाला भाग, ठीक है, शुष्क परंतु सिंचित क्षेत्र में जहां पे सिंचाई की सुविधा है। ठीक है, पूर्वी भाग में वर्षा का जल, जबकि पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिम में सिंचाई की जो है वहां पे खेती होती है। क्षेत्र अर्थात पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व उत्तरी राजस्थान में ये उपयुक्त है चावल की कृषि के लिए, है ना। तीसरा क्षेत्र कौन सा है? तो दक्षिणी राज्य यानी साउथ स्टेट, सदर्न स्टेट जो है भारत के दक्षिणी राज्यों तथा पश्चिम बंगाल में जलवायु अनुकूलता के कारण एक कृषि वर्ष में चावल की 2 या 3 फसलें उगाई जाती है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत के राज्य और पश्चिम बंगाल में
इवन असम में भी चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है ना, तीनों ऋतुओं में, चाहे वो खरीफ हो, रबी हो या जायद हो, तीनों ऋतुओं में 2 से 3 फसलें उगा ली जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे वर्षा अधिक पाई जाती है, उसी प्रकार की जलवायु सालों भर रहता है वहां पे, इसलिए। चौथा देखते हैं, पश्चिम बंगाल में चावल की 3 फसलें जिन्हें औस, अमन तथा बोरो कहा जाता है, वह खरीफ, रबी एवं जायद फसल ऋतु में उत्पादित की जाती है। यानी तीनों ऋतुओं को अलग अलग नाम से पश्चिम बंगाल में किया जाता है। जैसे खरीफ को अमन के नाम से कृषि की जाती है, रबी फसल में चावल की खेती बोरो के नाम से की जाती है, नहीं, खरीफ को खरीफ फसल के रूप में चावल को पश्चिम बंगाल में औस के नाम से की जाती है, जबकि रबी ऋतु में अमन के नाम से की जाती है और जायद ऋतु में बोरो के नाम से चावल की खेती की जाती है। ठीक है, चलिए आगे वही है, परंतु ध्यान देंगे इसमें एक कंडीशन है। आगे देखिए, परंतु आगे देखते हैं हमने क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन, अगला पेज में देख लेते हैं। परंतु देश के उत्तर पश्चिमी भागों, खास करके ये वाला भाग, उत्तर पश्चिमी भागों तथा हिमालय क्षेत्रीय वाला भाग में चावल की कृषि दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु में खरीफ फसल के रूप में ही होती है। ये हम लोग बात किए थे सिर्फ इस क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल और इस क्षेत्रों में तीनों फसल, लेकिन ये जो भाग है आपका उत्तर पश्चिम वाला भाग, ये वाला भाग, और हिमालय क्षेत्र वाला भाग, ये वाला भाग, ठीक है ना, उत्तराखंड वाले भाग, चाहे इधर वाले भाग, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून, जो मानसून जून में आता है और अक्टूबर तक रहता है, उसमें खरीफ ऋतु में ही की जाती है। ठीक है, अब देखिए जो जितने भी क्षेत्र थे उसको मैंने एक मैप के तहत बना दिया है। भारत का मानचित्र बनाइएगा, यहाँ लिख दीजिएगा भारत चावल उत्पादक क्षेत्र, और यहाँ पे इंडेक्स में आप क्या करेंगे कि प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र बनाएंगे और उसको पूरा सेटिंग कर देंगे, और जहां जहां पे मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र है, जैसे मैंने बोला था ना आपको, ये वाला पूरा क्षेत्र, ठीक है ना, फिर ये बिहार, पश्चिम बंगाल, डेल्टा वाला क्षेत्र, ये मैदानी क्षेत्र, ये सब में की जाती है, केरला वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र का पश्चिम कोंकण वाला क्षेत्र, ठीक है, और फिर ये तमिलनाडु, कोरोमंडल का तट वाली इस सब क्षेत्रों में। बाकी बात इन क्षेत्रों में गौण रूप से चावल का उत्पादन किया जाता है, इससे कम, ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट में थोड़ी सी विशेषता लिख लेते हैं हम लोग। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के, जितना बोया गया है, फसल बोया जाता है, बोए गए क्षेत्र के 1/4 पर, 1/4 मतलब कितना, 25%, अर्थात 25% भाग पर चावल बोया जाता है। ध्यान देंगे, पूछा जाएगा कि भारत के कुल बोए गए क्षेत्र में चावल की खेती कितने भाग पे की जाती है, तो 1/4 भाग पर। कितना प्रतिशत पे की जाती है, तो लगभग 25% भाग पर। और एक विशेषता जानिए कि चावल की प्रति हेक्टेयर पैदावार, यानी प्रति इकाई उत्पादकता बोल सकते हैं हम, सबसे अधिक कहाँ है, पंजाब में है। क्यों? हरित कृषि, हरित क्रांति याद है ना, ठीक है, सबसे पैदावार में सबसे अधिक पंजाब, तत्पश्चात तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल तथा केरल राज्यों में अधिक है। ठीक है, सबसे अधिक कहाँ है, तो पंजाब में प्रति हेक्टेयर उत्पादन। सबसे अधिक उत्पादन तो हम लोग देखे थे कौन किया था, उत्तर प्रदेश किया था, लेकिन प्रति इकाई पर उत्पादन किसका है, तो पंजाब का है, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और केरल राज्यों का। प्रश्न पूछेगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में कि भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, तो उसमें आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, 13.8% कुल उत्पादन का करता है। ठीक है ना, पहले पश्चिम बंगाल रहा करता था, अब तीसरे पोजीशन पर आर्थिक सर्वेक्षण में वो चला गया है। ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि पंजाब व हरियाणा, दो चीजें, पंजाब व हरियाणा पारंपरिक रूप से चावल उत्पादक राज्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्यों? क्योंकि वहां पे वर्षा नहीं होता है, वर्षा उतनी अधिक नहीं होती है, परंतु हरित क्रांति के अंतर्गत हरियाणा, पंजाब की सिंचित क्षेत्रों में चावल की कृषि 1970 से प्रारंभ की गई और उत्पादकता अधिक कर दी गई है ना, क्योंकि हरित क्रांति लाई गई उन क्षेत्रों में, अधिक उत्पादन देने वाले बीज, सिंचाई और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके, हालांकि उसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़े हैं। अब देख लेते हैं विश्व स्तर पर विश्व के शीर्ष चावल उत्पादक देश कौन कौन है, तो मैंने 10 देशों का नाम लिख दिया है। भारत सबसे अधिक कर रहा है वर्तमान में 28%, चीन 27 से 28%, ये भी आसपास में, लेकिन भारत पहले पोजीशन पर है। बांग्लादेश 7%, इंडोनेशिया 6 से 7%, वियतनाम 5%, थाईलैंड 4%, फिलीपींस 2%, म्यांमार 2%, पाकिस्तान 2% और कंबोडिया लगभग 2%। तो जितनी भी देश आप देखें, सब दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के देश है। देखिए यहाँ पे विश्व का मानचित्र बनाकर आप देखिए,
दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के सारे देश यहीं पे संकेंद्रित हैं। तो प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र का एक इंडेक्स बना देंगे, छोटा सा विश्व का मानचित्र मैं बनाया हूं, आपके पास कॉपी बड़ा रहेगा, आप बड़ा बनाकर यहाँ पे इस क्षेत्र को इंडेक्स कर देंगे। तो इस प्रकार लास्ट में निष्कर्ष आप लिख सकते हैं, ठीक है, अपने अनुसार भी लिख देंगे। मैंने एक निष्कर्ष लिख दिया आपको 2 लाइन का, छोटा में आपको नहीं पढ़ा रहा होगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि भारत एवं एशियाई देश अनुकूल भौगोलिक दशाओं के कारण विश्व में चावल उत्पादक में प्रमुख स्थान रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग आज यहीं तक करते हैं। अगले दिन हम लोग गेहूं, मक्का इत्यादि फसलों का भौगोलिक जो दशाएं हैं इन प्रश्नों को लेकर अपलोड करूंगा वीडियो। तब तक आप लोग इसको लिखें और याद करिए पीछे वाले। जो भी बच्चे चैनल में नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों में शेयर करिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि बच्चे देख रहे हैं, तो मैं आपके लिए भी प्रेरित हो जाऊं आपके क्लास की वीडियो बनाने के लिए। आपको ऑल द बेस्ट, सभी को शुभकामनाएं। परीक्षा की तैयारी अच्छा से करिए और समय बर्बाद कम करिए। धन्यवाद सभी का चैनल देखने के लिए। ओके।